5वां पॉइंट है कोशिका द्रव्य विभाजन साइटोकाइनेसिस। सूत्रीय विभाजन के दौरान द्विगुणित गुणसूत्रों का संतति केंद्रकों में संपृथकन होता है। सूत्रीय विभाजन के दौरान सूत्रीय विभाजन के दौरान द्विगुणसूत्रीय गुणसूत्रों का संतति केंद्रकों में संपृथकन होता है, जिसे केंद्रक विभाजन कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। विभिन्न कोशिका विभाजन संपन्न होने के अंत में कोशिका स्वयं एक अलग प्रक्रिया द्वारा दो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। कोशिका विभाजन संपन्न होने के अंत में कोशिका स्वयं एक अलग प्रक्रिया कहते हैं। कोशिका विभाजन संपन्न होने के अंत में कोशिका स्वयं एक अलग प्रक्रिया द्वारा दो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। इस प्रक्रिया को जो दो संतति कोशिका में विभाजित होती, इस प्रक्रिया को कोशिका द्रव्य विभाजन कहते हैं। प्राणी कोशिका का विभाजन जीवद्रव्य में एक खाँच बनने से संपन्न होता है। प्राणी कोशिका में विभाजन जीवद्रव्य में एक खाँच बनने से संपन्न होता है। खाँचों के लगातार गहरा होने व अंत में केंद्र में आपस में मिलने से कोशिका द्रव्य दो भागों में बंट जाता है। खाँचों के लगातार गहरा होने व अंत में केंद्र में आपस में मिलने से कोशिका द्रव्य दो भागों में बंट जाता है। यद्यपि पादप कोशिका में जो अपेक्षाकृत अप्रसारणीय कोशिका भित्ति से घिरी होती है, इनमें कोशिका द्रव्य विभाजन दूसरी भिन्न प्रक्रियाओं द्वारा संपन्न होता है। पादप कोशिकाओं में नई कोशिका भित्ति का निर्माण कोशिका के केंद्र से शुरू होकर बाहर की ओर पूर्व स्थित पार्श्व कोशिका भित्ति से जुड़ जाता है। पादप कोशिका में नई कोशिका भित्ति का निर्माण कोशिका के केंद्र से शुरू होकर बाहर की ओर पूर्व स्थित पार्श्व कोशिका भित्ति से जुड़ जाता है। नई कोशिका भित्ति निर्माण एक साधारण पूर्वगामी रचना से प्रारंभ होता है। नई कोशिका भित्ति का निर्माण एक साधारण पूर्वगामी रचना से प्रारंभ होता है, जिसे कोशिका पट्टिका कहते हैं, जो दो सन्निकट कोशिकाओं की भित्तियों के बीच मध्य पटलिका को दर्शाता है। दर्शाते हैं। कोशिका द्रव्य विभाजन के समय कोशिका अंगक जैसे सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव्य विभाजन के समय कोशिका के अंगक जैसे सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया व प्लास्टिड लवक दो संतति कोशिकाओं में वितरित होते हैं। हो जाता है। कुछ जीवों में केंद्रक विभाजन के साथ कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हो पाता है। इसके परिणाम स्वरूप एक ही कोशिका में कई केंद्रक बन जाते हैं। ऐसे बहुकेंद्रकी कोशिका को संकोशिका कहते हैं। उदाहरण नारियल और तरल भ्रूणपोष। तीसरा पॉइंट है सूत्रीय कोशिका विभाजन का महत्व। सूत्रीय विभाजन का मध्यवर्ती विभाजन केवल द्विगुणित कोशिकाओं में होता है। यद्यपि कुछ निम्न श्रेणी के पादप एवं सामाजिक कीटों में अगुणित कोशिकाओं भी सूत्रीय विभाजन द्वारा विभाजित होता है। सूत्रीय विभाजन का एक प्राणी के जीवन में क्या महत्व है, इसको समझना काफ़ी आवश्यक है। क्या आप कुछ ऐसे उदाहरण जानते हैं जहां आपने अगुणित द्विगुणित कीटों के बारे में पढ़ा है? इस विभाजन से बनने वाली द्विगुणित संतति कोशिकाएं साधारण समान आनुवंशिक अवयव वाली होती हैं।
बहुकोशिकीय जीवधारियों की वृद्धि सूत्रीय विभाजन के कारण होती है। बहुकोशिकीय जीवधारियों की वृद्धि सूत्रीय विभाजन के कारण होती है। कोशिका वृद्धि के परिणाम स्वरूप केंद्रक व कोशिका द्रव्य के बीच का अनुपात अव्यवस्थित हो जाता है। कोशिका वृद्धि के परिणाम स्वरूप केंद्रक व कोशिका द्रव्य के बीच अनुपात अव्यवस्थित हो जाता है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि कोशिका विभाजित होकर केंद्रक कोशिका द्रव्य अनुपात को बनाए रखें। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि कोशिका विभाजित होकर केंद्रक कोशिका द्रव्य अनुपात को बनाए रखे। केंद्रक कोशिका द्रव्य अनुपात को बनाए रखे। सूत्रीय विभाजन का एक महत्वपूर्ण योगदान यह है कि इसके द्वारा कोशिका की मरम्मत होती है। अधिचर्म की ऊपरी सतह को कोशिकाएं, आहार नाल की भीतरी सतह की कोशिकाएं एवं रक्त कोशिकाएं निरंतर प्रतिस्थापित होती रहती हैं। चौथा पॉइंट है अर्धसूत्री विभाजन। लैंगिक प्रजनन द्वारा संतति के निर्माण में दो युग्मक का संयोजन होता है। लैंगिक प्रजनन द्वारा संतति के निर्माण में दो युग्मकों का संयोजन होता है, जिससे अगुणित गुणसूत्रों का एक समूह होता है। अगुणित गुणसूत्रों का एक समूह होता है। युग्मक का निर्माण विशिष्ट द्विगुणित कोशिकाओं से होता है। युग्मक का निर्माण विशिष्ट द्विगुणित कोशिकाओं से होता है। यह विशिष्ट प्रकार की कोशिका विभाजन है जिसके द्वारा बनने वाली अगुणित संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। इस प्रकार के विभाजन को अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। लैंगिक जनन करने वाले जीवधारियों के जीवन चक्र में अर्धसूत्री विभाजन अगुणित अवस्था उत्पन्न होती है। लैंगिक जनन करने वाले जीवधारियों के जीवन चक्र में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित अवस्था उत्पन्न होती है एवं निषेचन द्वारा द्विगुणित अवस्था पुनः स्थापित हो जाती है। पादप एवं प्राणियों में युग्मक जनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है। पादप और प्राणी में युग्मक जनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप अगुणित युग्मक उत्पन्न होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन की कुछ विशेषताएं निम्नवत हैं। पहला पॉइंट है अर्धसूत्री विभाजन के दौरान केंद्रक व कोशिका विभाजन के दो अनुक्रमिक चक्र संपन्न होते हैं जिसे अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकेंड कहते हैं। इस विभाजन में डीएनए प्रतिकृति का सिर्फ एक चक्र पूर्ण होता है। दूसरा पॉइंट है यश प्रवस्था में पैतृक गुणसूत्रों में प्रतिकृति के साथ समान संतति अर्ध गुणसूत्र बनने के बाद अर्धसूत्री फर्स्ट अवस्था प्रारंभ होती है। यश अवस्था में पैतृक गुणसूत्रों के प्रतिकृति के साथ समान संतति अर्ध गुणसूत्र बनने के बाद अर्धगुणसूत्री फर्स्ट अवस्था प्रारंभ होती है। तीसरा पॉइंट है अर्धसूत्री सेकेंड विभाजन में समजात गुणसूत्रों का युगल व पुनर्योजन होता है। अर्धसूत्री सेकेंड विभाजन में समजात गुणसूत्रों का युगलन व पुनर्योजन होता है। चौथा पॉइंट है अर्धसूत्री सेकेंड के अंत में 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। अर्धसूत्री विभाजन को निम्न अवस्थाओं में वर्गीकृत किया गया है। अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकेंड। फर्स्ट में पूर्वावस्था फर्स्ट, मध्यावस्था फर्स्ट, पश्चावस्था फर्स्ट, अंतरावस्था फर्स्ट। अर्धसूत्री सेकेंड में है पूर्वावस्था सेकेंड, मध्यावस्था सेकेंड, पश्चावस्था सेकेंड, अंतरावस्था सेकेंड।
तो इसमें पहला पॉइंट है अर्धसूत्रीय विभाजन का फर्स्ट में। अर्धसूत्रीय विभाजन फर्स्ट, पूर्वावस्था फर्स्ट। अर्धसूत्रीय विभाजन फर्स्ट की पूर्वावस्था की तुलना समसूत्रीय विभाजन की पूर्वावस्था से की जाए तो यह अधिक लंबा व जटिल होती है। अधिक लंबा और जटिल होती हैं। गुणसूत्रों के व्यवहार के आधार पर इसे 5 प्रवस्थाओं में विभाजित किया गया है, जैसे तनुपट, लेप्टोटीन और युग्मपट जाइगोटीन, स्थूलपट पैकेटीन, द्विपट और डिप्लोटीन व पारगतिक्रम डाइकाइनेसिस होता है। साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर तनुपट लिप्टोटीन अवस्था के दौरान गुणसूत्र धीरे धीरे स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर तनुपट जो होते हैं लिप्टोटीन अवस्था के दौरान गुणसूत्र धीरे धीरे स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। गुणसूत्र का संहनन कॉम्प्लेक्स पूरी तरह तनुपट अवस्था के दौरान जारी रहता है। इसके उपरांत पूर्वावस्था फर्स्ट का द्वितीय चरण प्रारंभ होता है, जिसे युग्मपट कहते हैं। इसके उपरांत पूर्वावस्था फर्स्ट का द्वितीय चरण प्रारंभ होता है, जिसे युग्मपट कहते हैं। इस अवस्था के दौरान गुणसूत्रों को आपस में युग्मन प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था के दौरान गुणसूत्रों को आपस में युग्मन प्रारंभ हो जाता है और इस अवस्था को संबद्धता या सूत्र युग्मन कहते हैं। इस प्रकार की संबद्धता को सूत्र युग्मन कहते हैं। युग्मपट जाइगोटीन, युग्मपट जाइगोटीन, इसको देख लेते हैं। इस प्रकार के गुणसूत्रों को युग्मों को समजात गुणसूत्र कहते हैं। इस अवस्था को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से यह दर्शाता है कि गुणसूत्र सूत्र युग्मन के साथ एक जटिल संरचना का निर्माण करता है, जिसे सिनेप्टोनिमल सम्मिश्रण कहते हैं। जिस सम्मिश्रण का निर्माण एक जोड़ी सूत्र युग्मित समजात गुणसूत्र द्वारा होता है उसे युगली अथवा चतुष्ट कहते हैं। यद्यपि ये अम्लीय अवस्था में अधिक स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। पूर्वावस्था फर्स्ट की उपयुक्त दोनों अवस्थाएं स्थूलपट अवस्था में अपेक्षाकृत कम अवधि की होती हैं। इस अवस्था के दौरान प्रत्येक युगली गुणसूत्र के 4 अर्धगुणसूत्र चतुष्क के रूप में अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। इस अवस्था में पुनर्योगज ग्रंथिकाएं दिखाई देने लगती हैं। जहाँ पर समजात गुणसूत्रों के असंतत अर्धगुणसूत्रों के बीच विनिमय क्रॉसिंग ओवर होता है। विनिमय दो समजात गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थ के आदान प्रदान के कारण होता है। विनिमय एंजाइम को नियंत्रित प्रक्रिया है। जो एंजाइम इस प्रक्रिया में भाग लेता है उसे रिकॉम्बिनेज कहते हैं। दो गुणसूत्रों में आनुवंशिक पदार्थ को पुनर्योगज जीन विनिमय द्वारा अग्रसर होता है। दो गुणसूत्र में आनुवंशिक पदार्थ का पुनर्योगज जीन विनिमय द्वारा अग्रसर होता है। समजात गुणसूत्रों के बीच पुनर्योगज स्थूलपट अवस्था के अंत तक पूर्ण हो जाता है। समजात गुणसूत्र के बीच पुनर्योगज स्थूलपट अवस्था के अंत तक पूर्ण हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विनिमय स्थल पर गुणसूत्र जुड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। द्विपट डिप्लोटीन के प्रारंभ में सिनेप्टोनिमल सम्मिश्रण का विघटन हो जाता है और युगली के समजात गुणसूत्र विनिमय बिंदु के अतिरिक्त एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। विनिमय बिंदु पर एक्स आकार की संरचना को काइजमेटा कहते हैं। कुछ कशेरुकी प्राणियों में अंडकों में द्विपट महीनों या वर्षों बाद समाप्त होती है। अर्धसूत्रीय विभाजन फर्स्ट की अंतिम अवस्था पारगतिक्रम डायाकाइनेसिस कहलाती है, जिसमें काइजमेटा का उपाधिभवन हो जाता है, जिसमें काइजमेटा का अंत होने लगता है। इस अवस्था को गुणसूत्र पूर्णतया संघनित हो जाते हैं व तंतु एकत्रित होकर समजात गुणसूत्र को अलग करने में सहयोग प्रदान करते हैं।
पारगति क्रम के अंत तक केंद्रिका अदृश्य हो जाती है। पारगति क्रम के अंत तक केंद्रिका अदृश्य हो जाती है और केंद्रक आवरण झिल्ली भी विघटित हो जाती है। पारगति क्रम मध्यावस्था की ओर पारगमन को निरूपित करता है। दूसरा नंबर है मध्यावस्था। फर्स्ट देख लेते हैं। युगली गुणसूत्र मध्य रेखा पटलिका पर व्यवस्थित हो जाते हैं। विपरीत ध्रुवों के तर्कु-तंतु की सूक्ष्म नलिकाएं समजात गुणसूत्रों के जोड़ों के काइनेटोकोर से चिपक जाते हैं। तीसरा है पश्चावस्था। फर्स्ट समजात गुणसूत्र पृथक हो जाते हैं जबकि संतति अर्धगुणसूत्र गुणसूत्र बिंदु में जुड़ जाते हैं। चौथा पॉइंट है अंतरावस्था। फर्स्ट इस अवस्था में केंद्रक आवरण व केंद्रिक पुनः स्पष्ट होने लगते हैं। कोशिका द्रव्य विभाजन शुरू हो जाता है और कोशिका की इस अवस्था को कोशिका द्विक कहते हैं। यद्यपि बहुत से मामले में गुणसूत्र का कुछ छितराव हो जाता है, जबकि अंतरावस्था केंद्रक में पूर्णतया फैली अवस्था में नहीं मिलते हैं। दो अर्धसूत्री विभाजन के बीच की अवस्था को अंतरावस्था इंटरकाइनेसिस कहते हैं और यह सामान्यतः कम समय के लिए होती हैं। इनमें डीएनए का द्विगुणन नहीं होता है। इसके बाद पूर्वावस्था सेकेंड आती है जो पूर्वावस्था फर्स्ट से काफ़ी सरल है। अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड दूसरा पॉइंट है। अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड इसमें पूर्वावस्था सेकेंड पहला पॉइंट है। पूर्वावस्था सेकेंड अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड गुणसूत्र के पूर्ण लंबा होने से पहले व कोशिका द्रव्य विभाजन के तत्काल बाद प्रारंभ होती हैं। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के विपरीत अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड सामान्य सूत्री विभाजन के समान होती हैं। पूर्वावस्था सेकेंड के अंत तक केंद्रक आवरण अदृश्य हो जाता है। गुणसूत्र पुनः संहनित हो जाता है। यह है गुणसूत्र अर्धगुणसूत्र की अवस्थाएं। पूर्वावस्था सेकेंड, मध्यावस्था सेकेंड, पश्चावस्था सेकेंड, अंतावस्था सेकेंड। इसमें है मध्यावस्था सेकेंड देख लेते हैं। इस अवस्था में गुणसूत्र मध्यांश पर पंक्तिबद्ध हो जाते हैं और विपरीत ध्रुवों की तर्कु-तंतु के सूक्ष्म नलिकाएं इनके संतति अर्धगुणसूत्रों के काइनेटोकोर से चिपक जाती हैं। पश्चावस्था सेकेंड तीसरा पॉइंट पश्चावस्था सेकेंड इस अवस्था में गुणसूत्र बिंदु अलग हो जाते हैं और इनमें जुड़े संतति अर्धगुणसूत्रों काइनेटोकोर से जुड़ी हुई सूक्ष्म नलिकाओं के छोटे होने से कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। चौथा पॉइंट है अंत्यावस्था सेकेंड। यह अवस्था अर्धसूत्री विभाजन की अंतिम अवस्था है जिसमें गुणसूत्र के दो समूह पुनः केंद्रक आवरण द्वारा घिर जाते हैं। कोशिका द्रव्य विभाजन के उपरांत चार अगुणित संतति कोशिकाओं का कोशिका चतुष्टय बन जाता है। अर्धसूत्री विभाजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लैंगिक जनन करने वाले जीवों की प्रत्येक जाति में विशिष्ट गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित रहती है। यद्यपि विरोधाभास प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। इसके द्वारा जीवधारियों की जनसंख्या में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवंशिक विभिन्नताएं बढ़ती जाती हैं। विकास प्रक्रिया के लिए विभिन्नताएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।